नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चित्र 1। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामले की मुख्य शासक बन गई। अब उसने अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी और व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी बेचती रहे। चित्र 2। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे। कंपनी ग्रामीण इलाकों को अपने उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के लिए अधिकार किस तरह तय किए, मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी वे खुद एक व्यापारी ही रही। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशम कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा रखी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल के इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। चित्र 3। चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल की रियायतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वह औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे, उसे भारी लगान वसूलते थे। 1860 में एच.सी. कोलब्रुक ने इस सरकारों की स्थिति इन शब्दों में बयां की गई। गतिविधि। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। 1770 में आकलन में बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत की निंदा ने सुला दिया गया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त कर रही थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन
में निवेश करना, खेती में सुधार लगाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने किसानों के लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया। समस्या, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में वह कंपनी ने राजस्व तय किया वह इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदार छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। महाल, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। चित्र 4, मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1819 से 1826। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर प्रांतों के लिए हेल्ट मैकी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसमें 1822 में लागू किया गया। मैकेजी के विश्वास था उत्तर भारतीय समाज में गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बचाए रखना चाहिए। उनके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन जांच की, खेतों का माप, विभिन्न समूहों में रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव की एक खेत अनुमत राजस्व को जोड़कर रखा गया। ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों को अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जा में लिए गए इलाकों को इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसान रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कराते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो गतिविधि। कल्पना कीजिए आप कंपनी के प्रतिनिधित्व की हैसियत से कंपनी शासक के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 से सूती कपड़े के छापे 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कमलाकरी छापे गए दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल छापे वाले दोनों छापों एक बात समान है। दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर नील कहाँ जाता है? क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? एक कांचकारी छाप 20वीं सदी भारत। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का इंग्लैंड। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय किया, जिससे किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा की जा सकती है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल अंग्रेजों देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की एक ही पद्धति को अच्छी तरह समझें। बागान। एक विशाल खेत पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि विषयों में बागानों का जिक्र किया जाता है। इस बात से काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत से उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों करती थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। 13वीं सदी में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक के बड़े रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। इसलिए यूरोप कपड़ा उत्पादकों में बैंगनी और नीले रंग बनाने वाले वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से नील मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन के औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन में अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। चित्र 7। सेंट डोमिनिगस में मुगलों की बगावत। अगस्त 1791, जनवरी सुकोदोस्की का चित्र। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागर मालिकों के कैरिबियाई द्वीप में एक स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश
सेंट लुइस में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए, अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों ने दास प्रथा समाप्त कर दी। इस घटना की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। गुलाम ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। 18वीं सदी की आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती में तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादकों में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारतीय मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्ज देने को तैयार थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो प्रमुख तरीके थे, निजी और रियायती। निजी खेती व्यवसाय में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। वह तो जमीन खरीद लेते थे, दूसरों को जमींदारों में जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निजी खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसे में जमीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाए। मजदूरों का इंतजाम करना आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय हुई तब जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहे थे। बीघा जमीन का एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों का इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। चित्र 8। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में मजदूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। चित्र 9। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठर। 19वीं सदी के आखिरकार तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था में तहत नील की पैदावार वाली 25% में से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रियायती की जमीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार गांव के मुखिया को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने में बाध्य करते थे। कर्ज लेने वाले रियायत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करना, बीज बोने, फसल देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, रैयत को नया कर्ज मिलता था और वह चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। नील का उत्पादन कैसे होता था? चित्र 10। नील के खेतों के पास स्थित
नील का एक कारखाना, विलियमसन स्मिथ का चित्र 1863। चित्र 11, नील के पौधे को होद औरतों ही ढोकर लाती थी। चित्र 12, होद के गोल हिलाने वाला। वाट एक विकिरण अथवा संग्रह पात्र। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों के फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नीले पौधे कारखाने में स्थित वाटसन में हैद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। दूसरे होद इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, पैडलों से खंगाला जाता था जब तक यह द्रव हरा ना हो जाए। उसके बाद नीला हो जाता था। हैद में चूने की पानी डाला जाता था जिसे धीरे धीरे नील की पट्टियों के नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। चित्र 13, बिक्री के लिए नील तैयार। यहाँ आप उत्पाद की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में ढाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीत हमें उनकी भावनाओं से पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल में निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। समस्याएं और विधि। बागान मालिक चाहते थे किसान अपने आप से बढ़िया खेती में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानियां थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह। उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैला, रियायतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। 1859 में नील रियायतों को लगा बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों के मुखिया का भी समर्थन मिल रहा था। बहुत सारे गांवों में जिन मुखिया से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील किसानों को इकट्ठा किया, लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। नील के किसानों को यह लग रहा था कि अंग्रेज शासक सरकार ने भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक बड़े बगावत की खबर फैल रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 के सर्दियों में इलाके का दौरा किया। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। W.C. टिनकार अपने पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर रहे हैं? आपका जवाब क्या होगा? बेग मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। चांदलपुर थाना हरदी एक नील कारतास हाजी मोल्ला के मंगलवार 5 जून
1860 को नील आयोग सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। नील आयोग के अध्यक्ष हाजी मुल्ला। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग नील जिलों की ओर चले। उन्होंने रियायतों की दुर्दशा, बागान मालिकों के जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा, नील की रियायत खेती रियायतों के लिए फायदे का सौदा नहीं। आयोग ने रियायतों से कहा, ये मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। आइए कल्पना करें, किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागान मालिक और उस किसान के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राजी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएगा, किसान की समस्याओं का जिक्र करेगा। इस बातचीत को अभिनय के जरिए दिखाइए। फिर से याद करें, मिलान करें, स्थान भरें। आइए विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त में मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। मालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? आइए करके देखें। चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें। भारत में शुरुआती चाय कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें, इस बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूर के जीवन में क्या समानताएं या फ़र्क थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।